नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। और आज का हमारा विषय जो कि पूरे देश में और आज चर्चा का विषय बना हुआ है, पीएफआई। जी हां, पीएफआई का खेल अब खल्लास हो गया है और यही विषय है। दरअसल आतंकवाद के लिए अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत 5 साल की अवधि के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब इस मामले पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। पहले हम आपको वो सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है नेताओं का, और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनिए जरा नेताओं का क्या कुछ कहना। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूं और उसको अपोज करता रहूंगा क्योंकि यूएपीए का कानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, उसके खिलाफ जाता है। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तकबिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। केंद्र सरकार का स्वागत योग्य कदम है और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का आभार है कि राष्ट्र विरोधियों में संलिप्तता जिसकी पाई गई, आईएसआई से जिसके कनेक्शन पाए गए, जो केरल में, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु में जिनके हत्याओं के सबूत मिले हैं, हत्या करने के सबूत मिले हैं, ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगाना निश्चित रूप से मैं स्वागत योग्य मानता हूं। जो आतंकवादी संस्थाएं हैं, हम आतंकवादी के, ये कोई कहे कि इस पे भी लगाओ उस पे लगाओ, ये इसमें मनमानी नहीं हो सकती। अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे कि इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है? ये तो उन्होंने पब्लिक करी नहीं कि कौन सी संस्थाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं आतंकवादी संस्थाओं के साथ। अगर कोई सबूत होए कि वो आतंकवादी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, आतंकवादी उनमें शामिल हैं, तब वो पीएफआई हो या बीएफआई हो या सीएफआई हो, बहुत बड़े खतरे की बात है कि इसका सबूत होना चाहिए। बनावटी सबूत नहीं, सही सबूत होना चाहिए। और अगर उन्होंने सबूत पाया है तो जरूर उस पर एक्शन लेना चाहिए। आम जनता को सुरक्षा चाहिए, पर आम जनता, ये पीएफआई हो डीएफआई हो, इस सब से उनको मतलब नहीं, वो तो सुरक्षित रहना चाहते हैं। और अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? साल भर में तो उत्पन्न पैदा नहीं हुई। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है और करनी चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादियों का संगठन है और जो कार्रवाई हो रही वो उचित कार्रवाई है और जरूरी है देश हित में, राष्ट्र। तो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर सरकार की सख्ती अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यही वजह है पीएफआई जैसे संगठनों पर नकेल कसना भी शुरू कर दिया गया है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ अनिल बुलचंदानी जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र मिश्रा जी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और खिलावन चंद्राकर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका भी स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल मैं आप पर सबसे पहले बुलचंदानी जी आपके पास आना चाहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह से ये पीएफआई के संगठन पर सरकार की तरफ से बैन लगाया गया और
अब इसको लेकर सियासत भी लगातार गरमाई हुई है और हमने भी देखा है कि केरल से इसकी शुरुआत हुई है और किस तरह का माहौल देखने को मिला। एनआई की छापेमारी लंबे समय से जारी है, लगातार गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर ये संगठन देश में एक्टिव कैसे हुआ। राजेश जी, ये पीएफआई जो संगठन है ये कांग्रेस की सरकार के रहते हुए सक्रिय हो चुका था। इसने विस्तार प्रारंभ कर दिया था और जैसे ही पीएफआई पे ऊपर कार्रवाई केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा की गई, आप देखिए आस्तीन के सांप निकल कर सामने आ रहे हैं। जो लोग इस प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं ये सभी भारत विरोधी लोग हैं। पीएफआई का समर्थन कौन कर रहा है? कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो इस प्रतिबंध का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वह यह मानते हैं कि पीएफआई के माध्यम से इस देश के अंदर जो गतिविधियां हो रही थी, उन लोगों की उन गतिविधियों के कारण इस देश का मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित महसूस करता था। सब लोगों की शंका की दृष्टि से देखा जाता था। आज वह मुसलमान वंदे मातरम भारत माता की जय बोल रहा है। वो देख रहा है कि केंद्र सरकार भारत के लिए काम कर रही है, इंसानियत के लिए काम कर रही है। वक्फ बोर्ड पर भी नकेल कसना चालू हो चुकी है। वक्फ बोर्ड उन लोगों के लिए बनाया गया था जो गरीब मुसलमानों की मदद करे। 70 साल से इन्हीं तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं, संगठन और राजनीतिक दलों के कारण इस देश के मुसलमान को वह सम्मान हासिल नहीं हो सका, वह शिक्षा हासिल नहीं हो सकी जिसका वो हकदार था। आज इस देश का मुसलमान अल्पसंख्यक देख रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री कहता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और वह करके भी दिखाता है। उसी के तहत कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिन अल्पसंख्यक बच्चों ने मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद आईआईटी और अन्य परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, वो जो सूची में आए हैं, उनको सम्मान देने की घोषणा की। उनको बुलाकर उनका सम्मान किया जाएगा। जब इस प्रकार के समाचार देश के गलियों में आते हैं, राज्यों में आते हैं, सरकारों द्वारा आते हैं, तो इस देश का मुसलमान कहता है कि पीएफआई पर प्रतिबंध होना चाहिए था। यह आतंकवादी संगठन था, यह समाज को विखंडित करने वाला संगठन था जो समाज में दरारें पैदा करने का काम करता था। और ओवैसी, अमानतुल्ला, वक्फ बोर्ड या लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस के जो नेता या कमलनाथ जी विरोध कर रहे हैं। अरे मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान से मदद मांगने के लिए कि मदद कीजिए, हम नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ना चाहते हैं। कमलनाथ जी बात करते हैं, ये भी पीएफआई के समर्थक हैं। इन लोगों ने आज तक तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए भारत की छवि को खराब करने का काम किया, क्योंकि अंग्रेजों की बी टीम के रूप में इन आस्तीन के सांपों को फुलाने का काम इन्हीं कांग्रेसियों ने 1947 से लेकर किया था। 8 साल से जब इस देश के राष्ट्रवादियों ने, सनातनियों ने, भारत का सम्मान चाहने वाले प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्तियों ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विश्वास के पद चिन्हों पर चलना प्रारंभ किया, तो आज पीएफआई पर प्रतिबंध हुआ है। देश में हर्ष का माहौल है। मुसलमान भी सम्मानित महसूस कर रहा है, मुसलमान भी कह रहा है कि सही आपने हुआ। 8 साल से सरकार है जी, और 8 साल से आपकी ही सरकार रही, और उसमें इतना नेटवर्क धीरे धीरे फैलता कैसे चला गया? कितना लंबा नेटवर्क हो गया? राजेश जी, ये जो आस्तीन के सांप आपको दिख रहे हैं ना, ये सीएए के समय में भी थे, ये किसान आंदोलन में भी थे, और इनके पीछे जो आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही थी, तब से इनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। ये तो भारत में अलगाववाद पैदा करने का एक षड्यंत्र लेकर काम कर रहे हैं। जो विदेशी ताकतें देख रही हैं कि भारत जगत गुरु बनने वाला है, भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है, उन इस्लामिक देशों के दलालों के रूप में इस देश के विपक्षियों ने कई आंदोलनों में भारत को उलझाए रखा है 7-8 वर्षों से। अगर भारत की सरकार काम करे तो कैसे करे? किसान आंदोलन के नाम पर 1-1.5 साल खराब किया गया। सीएए के नाम पर इस देश के उस अशिक्षित मुसलमान को गुमराह करने की कोशिश की गई। उसे कहा गया भारत के अंदर आगजनी करो। जो जेलों में सड़ रहे हैं वो अशिक्षित, वो गरीब मुसलमान है जो तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार हुआ, जिसे मालूम ही नहीं कि इन मुस्लिम नेताओं ने उनका ये जो गरीब भी कुछ वर्ग किया के है। लोग, ये मजदूर वर्ग के जितने भी मुस्लिम हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जी। और इन्हें ही कार्यकारिणी में शामिल क्यों किया जाता था? इसके पीछे की क्या मंशा रहती थी? क्या इनकी गरीबी का फायदा उठाकर किसी तरह से फंडिंग की जाती थी जिसकी वजह से ये इसमें शामिल हो जाते थे? इनकी गरीबी का भी फायदा लेना था, इनकी अशिक्षा का भी फायदा लेना था। इन्हें समझ में नहीं आता था कि हम पत्थरबाजी करेंगे तो क्या होगा। जब पत्थरबाजी उत्तर प्रदेश में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, जब उनकी गिरफ्तारी की गई, वो जब जेलों में गए, तब उनके माँ बाप को समझ में आया कि हमारा दुरुपयोग हो रहा है। जब भारत में भाजपा की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, जब कोरोना काल में सबको सब कुछ मिला,
बिना जाति बिना संप्रदाय के आधार पर वैक्सीन मिला, तब उन्हें समझ में आया। रुक जाइए अनिल जी, रुक जाइए। रमाकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अगर सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी है, आतंकवाद के खिलाफ सरकार सख्त है और टेरर फंडिंग पर यदि सरकार लगाम लगा रही है, विपक्ष क्यों संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है? किस बात की बौखलाहट? क्या आप लोग संतुष्ट नहीं है इस कार्रवाई से? मैं भाजपा नेता अनिल मूलचंदानी जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि सीएए के आंदोलन में जो लोग शामिल थे, भाई आप ये बतलाइए, शहजाद अली, आसिफ अनीस, ये दोनों कौन थे? शाहीन बाग में बड़े आंदोलनकारी थे ये लोग, और इन्होंने बीजेपी सांसद आदेश गुप्ता के कहने पे 17 अगस्त 2020 को 50 आंदोलनकारियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब दूसरी चीज मैं बताऊं, जो ये 50 लोगों के साथ शामिल हो गए भाजपा में, तब ये भाजपा वाले कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसी वॉशिंग मशीन है, यहाँ से आतंकवादियों को डाल दो, वहां पवित्र हो जाता है। रमाकांत जी, यह बताइए कि आज जो प्रतिबंध लगा है उसका आप पार्टी समर्थन करती है कि नहीं? जवाब दीजिए, मुद्दे पे आइए, ये खिचड़ी मत फैलाइए। ये आप पार्टी जिस प्रकार की खिचड़ी फैलाने का काम करती है, देश को बरगलाइए मत, मुद्दे पे आइए। क्या आज के प्रतिबंध का आप पार्टी समर्थन करती है कि नहीं? सीधा जवाब दीजिए, बरगलाइए मत। आप मेरी बात सुनो भैया, केजरीवाल मत बनो, अरे मेरे भाई मनीष सिसोदिया मत बनो, बरगलाओ मत, सीधा जवाब दो, इस प्रतिबंध का समर्थन करते हो कि नहीं? थोड़ी सी सच्चाई बतला दिए तो पेट गीली हो गई, थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सुनने का साहस रखिए। चलिए विषय पर बढ़िए, समर्थन करते हैं कि नहीं? चलिए अच्छा रमाकांत जी, भाजपा में शामिल होने से पहले ठीक है, देशद्रोही थे, भाजपा में शामिल होने से पहले ये लोग देशद्रोही थे। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ में ये लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। जब तक इनके साथ सरकार में वो रहती है, तब तक देशभक्त पार्टी थी। जब सरकार में नहीं रहती है, गठबंधन अलग हो जाता है, तो देशद्रोही पार्टी हो जाती है। कुमार विश्वास के बारे में आपका क्या कहना है? कुमार विश्वास, चलिए ठीक है, ये विषयांतर कुमार विश्वास विषय नहीं, मैं आ रहा हूं दोनों के पास। दोनों रुक जाइए, बुलचंदानी जी रुक जाइए, बुलचंदानी रुक जाइए। रमाकांत जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, और भी मेहमान हमारे। मैं मात्र 40 सेकंड लूंगा आपसे। ठीक जो पीएफआई समर्थक ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भैया भाजपा ज्वाइन कर लो, तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे। उसके बाद चाहे तो पोषण आहार लेकर जाओ, चाहे स्कूल खा जाओ, अस्पताल खा जाओ, सड़क खा जाओ, जंगल खा जाओ, नदी पहाड़ खा जाओ आप। लेकिन अभी तक उस बात का जवाब नहीं आया रमाकांत जी। आप ये बताइए। चलिए मैं आप दोनों, पुष्पेंद्र मिश्रा जी, ठीक है, पुष्पेंद्र मिश्रा जी चलिए रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। पुष्पेंद्र मिश्रा जी, जो पीएफआई संगठन था और जो विचारधारा इनकी थी कि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना है, अब जो कार्रवाई यहां पर हुई है, तो क्या माना जाए इनके प्लान पर ब्रेक लग गया? कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पर राजेश जी, अभी बीजेपी और कांग्रेस और सपा बसपा और आप पार्टी ये सब एक होकर के और देश की बात करें और देश के हित के लिए बात करें, ये निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने और हमारे राज्य ने या अन्य राज्यों ने जिस प्रकार से पीएफआई और अन्य उनके जो सहयोगी संगठन थे उन पर वैध कर दिया है, निश्चित तौर पर सराहनीय है। और एनआईए व अन्य जो जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं, उन्होंने इस पर तत्परता से काम किया। गृह मंत्रालय में जाकर के उन्होंने गृह मंत्री जी को जो बताया और उस पर तत्काल कार्यवाही की गई, निश्चित तौर पर सराहनीय है। रही बात ही राजेश जी जो आपने कहा कि ये जो 47 या 48 तक वो लोग पूरे के तरीके से जो ये अपने देश को अपने ग्रिप में लेना चाहते थे, उनकी जो मंशा थी उस पर ब्रेक लगेगा। और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये राजनीतिक जो परिभाषा है या जो भाषा है, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, अन्य कोई दल हो, ये सारी चीजें छोड़ें और पहले सर्वप्रथम देश की बात करें, देश के हित की बात करें। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पीएफआई या अन्य टेररिस्ट जो संगठन है उन पर रोक लगाई गई है, तो ये निश्चित तौर पर सबको प्रशंसा करो, एक मंच पर आकर के और देश के हित की बात करो।
इस पे उंगली उठाना और उस पे उंगली उठाने का क्या मतलब है? ये औचित्यहीन बात है। देश सर्वप्रथम में जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिप गरियसी, इस पर बात करिए। आप पार्टी मिस एक्सक्यूज मी, आप पार्टी के जो प्रवक्ता है रमाकांत पटेल जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये आरोप और प्रत्यारोप उस पर लगाया जाता है राजनीतिक, ठीक है ना। यहां पर प्रतिशोध की भावना नहीं है, यहां देश हित है। पहले पूरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। यहां पर देश हित है, देश सर्वप्रथम है हमारा। ये राजनीति जब कट्टरता की बात आती है, कैसी बात कर रहे हो आप? कट्टरपंथ जब देश में मजबूत होगा और कट्टरपंथ के रुक तो जाइए सर, कट्टरपंथ के जरिए जब देश में साजिश रची जाएगी, एक धर्म को खुद बदनाम किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है। कैसी बातें कर रहे हो आप भारत देश के साथ हो या टेररिस्ट के साथ हो? जो प्रतिबंध लगाया गया है, जितने ये 8 जो सहयोगी हैं पीएफआई के, उन पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, आप उसका समर्थन करते हो क्या? आप समर्थन कर रहे हो क्या? बकवास करने से कोई मतलब नहीं है, औचित्य विहीन बात मत करिए, देश के हित में बात करिए। और जो देश के हित में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया है, निश्चित तौर पर सराहनीय है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, संपूर्ण देश के सनातन धर्मी इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम सब देश के हित के लिए आगे अपना जितना भी योगदान होगा, हम सब योगदान देने के लिए तैयार हैं। जी राजेश जी, चलिए मैं लौटूंगा। खिलावन चंद्रकर जी आपके पास आऊंगा सर। जिस तरह से देख रहे हैं हम कि यदि ये बैन लगाया गया है, रमाकांत जी रुक जाइए सर, और भी मेहमान आप अकेले ही बोलेंगे क्या? ठीक, रुक जाइए सर, आ रहा हूँ आपके पास। खिलावन जी, मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, देखिए सियासत अपनी जगह है, लेकिन वाकई अगर देश में सरकार ने ये कार्रवाई की है और बहुत ही संदिग्ध हो जाता है और सबूतों के आधार पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है, विपक्ष भले ही सियासत कर रहा हो, अगर पीएफआई पर कार्रवाई की जा रही है तो विपक्ष की तरफ से आरएसएस का जिक्र किया जा रहा है, तो पीएफआई को आरएसएस से उसकी तुलना करना ये कहां तक सही है? देखिए राजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो भी टेररिस्ट के समर्थन करते हैं या टेरर फंडिंग का लाभ लेते हैं या इस्लामिक स्टेट जैसी बातें बिल्कुल तय करके ही कि हम 2045 में हम देश को भारत की इस्लामिक स्टेट बना देंगे, इस तरह के टारगेट लेके चलते हैं, ऐसे संगठनों पर तो निश्चित रूप से कार्रवाई है। और मुझे लगता है कि जब मैंने आरएसएस में भी 3 बार, आरएसएस को भी देश में 3 बार बैन किया गया है, तो जब आरएसएस को पहली बार बैन किया गया था, जब गांधी जी की हत्या हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो जो आरएसएस स्वयंसेवक थे नाथूराम गोडसे, इसलिए उस पर बैन लगी थी। उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया था। और बैन लगाने के बाद कुछ दिनों बाद जब शपथ पत्र दिया आरएसएस ने कि वो राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्र को जोड़ने का काम करते, तोड़ने का नहीं करते, तो इस तरह की बातों से फिर उसका हटाया गया, बैन हटाया गया। फिर जब आपातकाल लगा तो आपातकाल में बहुत सारे ऐसे संगठन थे, मुस्लिम सहयोगी संगठन भी थे, हिंदू सहयोगी संगठन भी थे, 1-2 तो क्रिश्चियन सहयोगी संगठनों पर भी जब इमरजेंसी लगी थी तब बैन लगाया गया था। बाद में जब सरकार गई तो ये बैन जो है नई सरकार आई तो बैन हट गया था, ये जनता पार्टी की सरकार आई थी। आपको याद होगा कि आरएसएस और जो चीनी है, जो जिसको मूल संगठन माना जाता है इस्लामिक ये पीएफआई का, तो उनको जो है जब बाबरी मस्जिद या कथित रूप से बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ था, राम जन्मभूमि का विवाद हुआ था, तब जो है दोनों पर बैन लगाया गया था। बाद में आरएसएस गई कोर्ट में और कोर्ट में आरएसएस का बैन समाप्त हुआ, लेकिन चीनी का बैन समाप्त नहीं हो पाया। लेकिन इस बार पहली ये जितने बैन लगे हैं अभी तक, उसमें हमने देखा है, हमने पाया है कि बिना कोई जांच के, बिना कोई इस तरह के सबूत इकट्ठा किए इन पर बैन लगाया गया था, जो बाद में सफल नहीं हो पाए, जो बाद में कोर्ट में जाके लगातार डिस्क्वालीफाई होते गए। तो मेरा कहना यही है कि यदि आप इस बार एनआईए ने और ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई अलग अलग स्टेटों में जाकर करी और फिर 200-250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी का क्रम अभी भी जारी है, जिस तरह से पूछताछ चल रही, जिस तरह से कनेक्शन मिलते जा रहे हैं, जारी है, तो मुझे लगता है इस बार पूरा ठोस कार्रवाई करके, पूरा ठोस सबूत इकट्ठा करके पीएफआई पर
बैन लगाया गया है। और मैं तो कहता हूँ यदि इस तरह से इस्लामिक स्टेट की बात करें, ट्रेडिंग फंडिंग और दूसरे जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन है उनसे संबंध के बारे में भी लगातार बातें हो रही है। तो मुझे लगता है ये PFI पर की गई बैन की गई कार्रवाई, उसके साथ इनके 8 सहयोगी संगठनों पर की गई कार्रवाई, ठीक है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के चलते यहाँ पर सबूतों के साथ कार्रवाई की गई है। अनिल बुलचंदानी जी, ठीक है सर, कार्रवाई की जाती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो कहते हैं कि कुछ लोगों की वजह से संगठन पर ब्रेक लगाना ठीक नहीं, हालांकि वो खुद ये सहमत है कि ठीक है इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन पूरे संगठन को बैन करना ये वो ठीक नहीं मान रहे। उनने यूपीए के कानून पर भी सवाल खड़े किए कि कई ऐसे मुस्लिम हैं जो जेल के अंदर होते हैं और बाद में कोर्ट से बरी होकर बाहर आ जाते हैं। देखिए, ओवैसी जी को यह मालूम होना चाहिए कि हर किसी संगठन की एक आइडियोलॉजी होती है, और PFI की आइडियोलॉजी क्या थी? भ्रम पैदा करना, मुस्लिम युवाओं में कट्टरपंथता पैदा करना। जो स्कूल शिक्षा के नाम पर वो काम कर रहे थे, जो बिहार की जानकारियां निकल कर सामने आई, उनमें स्कूलों में जाकर उन्होंने किताबें बांटी, थैले बांटे, कुछ गरीबों में अनाज बांटा। उसके बाद उन बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, सरकारी स्कूलों से उनको PFI के स्कूलों में शिफ्ट किया। वहां उनको कट्टरपंथता पढ़ाई जा रही थी, जिसके साक्ष्य और सबूत आए हैं। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय बचकाना काम नहीं करेगा, ये आप भी समझते हैं, ओवैसी जी भी समझ रहे हैं। बहुत गंभीर कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई में अभी आप लोगों का सबका आरोप आता है कि 8 वर्ष सरकार क्या कर रही थी। 8 वर्ष सरकार यही काम कर रही थी कि PFI की जड़ें खोद रही थी। जिस समय बिहार के अंदर ट्रेनों में आगजनी होना प्रारंभ हुई थी, उस समय जो PFI का संगठन बिहार में पकड़ाया गया था, वो उस आगजनी के पीछे था, जो नहीं चाहते थे कि सेना में युवाओं की भर्ती हो। मुझे इस चीज का आश्चर्य होता है कि जब राष्ट्र और देश की समस्या आती है, तब आप पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल या कांग्रेस क्यों विरोध करने लगते हैं? आखिर इन लोगों की क्या उनके साथ आइडियोलॉजी है? क्योंकि CAA दिल्ली में हुआ था तो आप पार्टी के प्रवक्ता को लाल, पीली, नीली, हरी सब प्रकार की मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि इनके नेता केजरीवाल खालिस्तानी समर्थक है, और उनका भी समर्थन कहीं ना कहीं PFI को है। ये तुष्टीकरण के नेता हैं। इनने कई सभाओं के अंदर कहा है कि वक्फ बोर्ड के लिए आप पार्टी और केजरीवाल के खजाने खुले हुए हैं, सरकार चाहती तो पहले कार्रवाई कर देती, लेकिन सबूतों के साथ कार्रवाई की गई है। वरना आप ये सवाल पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, आप वरना ये सवाल उठाते कि बगैर सबूतों के अभाव में सरकार ने कार्रवाई की। पहले भी कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन यहां पर जड़ें तलाशी गई, सबूत इकट्ठे किए गए, उसके बाद कार्रवाई की गई। चलिए अब आप जवाब। भाजपा की सरकार 8 साल से सिर्फ एक काम कर रही है, इनकी जांच एजेंसी चाहे ED हो चाहे CBI हो, ये अगर ईमानदारी से काम करते तो कहां से फंडिंग हो रही है इसको। अरे रमा भैया, कल 2 पकड़ाए गए, कल 2 अंदर चले गए हैं शराब के ठेकेदारों, तुम्हारे कल 2 अंदर गए, गुर्गे अंदर। केजरीवाल की बात ठीक है, समय खत्म होता, माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि देश में इस समय PFI संगठन पर भारत सरकार की तरफ से बैन लगा दिया गया है। कई ऐसे गंभीर आरोप ये भी थे कि PFI जो संगठन था इसके निशाने पर बीजेपी और RSS के कई दिग्गज नेता भी थे, और लगातार जिस तरह से NIA की छापेमारी हुई, छापेमारी करने के बाद आज इस संगठन पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।